नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एमपीपीएससी में। दोस्तों, ये आज हम इस क्लास में बघेल डायनेस्टी को शुरू करने वाले हैं। इससे पहले आपका गोंड डायनेस्टी, बुंदेला डायनेस्टी, होलकर डायनेस्टी और सिंधिया डायनेस्टी, इन सभी के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो उसको भी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो आज ये बघेल डायनेस्टी हम शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस तरह से पूरी एमपी हिस्ट्री अपन कवर कर लेंगे। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं बघेल डायनेस्टी को। तो सबसे पहले जैसे हम देखते आ रहे हैं कि कोई भी डायनेस्टी शुरू करते हैं तो उसका हम ओरिजिन देखते हैं। ओरिजिन मतलब वो कहाँ से आए, किस तरह से उनका उत्पत्ति हुई। ठीक, तो यहाँ पे हम दोस्तों देखते हैं बघेल डायनेस्टी। ठीक, तो बघेल डायनेस्टी का ओरिजिन हम देखते हैं कि ये कहाँ से, गुजरात से। बेसिकली ये कहाँ से, गुजरात से इनका ओरिजिन होता है। ठीक, अब गुजरात में एक सोलंकी चालुक्य थे। ठीक, सोलंकी चालुक्य गुजरात के जो राजा थे, सोलंकी चालुक्य के कुमारपाल। ठीक, ओके दोस्तों, समझ आ रहा है। गुजरात में सोलंकी चालुक्य जो राजा वगैरह थे उनमें से एक कौन, कुमारपाल। तो कुमारपाल के मौसी का लड़का, ध्यान रखना दोस्तों, कुमारपाल के मौसी का लड़का कौन, अरुणोराज। ठीक, क्या है दोस्तों, अरुणोराज। अब अरुणोराज क्या था, प्रधानमंत्री था। ठीक है, वहाँ का प्रधानमंत्री था। उसको क्या हुआ दोस्तों कि वो बघेल मतलब जागीर मिली। जागीर कहाँ की, बघेल बाड़ी। ठीक है दोस्तों, बघेल बाड़ी की क्या मिली, जागीर मिली। यहाँ इतना ध्यान रखना, बघेल बाड़ी नाम भी याद रखना। ठीक, अब उस बघेल बाड़ी का नाम दोस्तों उसने क्या रख दिया, व्याघ्रपल्ली। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है कि सोलंकी चालुक्य कुमारपाल, उनके मौसी का लड़का अरुणोराज, अरुणोराज को प्रधानमंत्री बनाए थे। उसको उन्होंने जागीर दी बघेल बाड़ी की। ठीक, तो बघेल बाड़ी का नेम व्याघ्रपल्ली उसने रखा। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे की कहानी देखते हैं, तो फिर वो व्याघ्रपल्ली कैसे नाम पड़ा ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं जैसे अरुणोराज। तो अरुणोराज तक हमने कहानी देख ली थी, प्रधानमंत्री था कहाँ, व्याघ्रपल्ली का। ठीक, अब अरुणोराज के बाद आता है कौन दोस्तों, लावण्य प्रसाद। ठीक, तो लावण्य प्रसाद आता है, इसको हम व्याघ्रदेव भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसका नाम व्याघ्रदेव भी है। ठीक, अब क्या होता है दोस्तों कि ये तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। ठीक, यहाँ पे तार्थ नहीं है दोस्तों, तीर्थ है। ठीक, तो ये तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं। साथ में कौन, अपने दो पौत्र को ले जाते हैं। पौत्र कौन दोस्तों, बीशल देव और भीमल देव। ठीक, तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है बीशल देव और भीमल देव के बारे में। ठीक, तो ये पहली बात तो बघेल डायनेस्टी के हैं। ठीक, तो अब क्या होता है दोस्तों कि ये सतना के माड़पा के किले में रुकते हैं। ठीक, सतना के माड़पा किले में रुकते हैं, तीर्थ यात्रा में निकले थे तो। ठीक, अब इधर एक कलिंजर का राजा, ठीक, राजधानी जो थी ये इसका कलिंजर थी, भर राजा। तो ये भर राजा थे। ठीक, इनकी राजधानी कलिंजर थी। ठीक, तो ये गहोरा सतना पे क्या करते हैं दोस्तों, आक्रमण करते हैं। ठीक, और गहोरा सतना में कौन लोग रह रहे थे, लोधी। तो ये क्या है ना, बहुत परेशान थे। ये आक्रमण करते थे, तीर्थ ने कर वगैरह लगा के इम्पोज करके काफ़ी कर वसूलते थे। तो क्या हुआ, लोधी बहुत परेशान थे। ठीक, तो ये लोधी किसके पास, जब इनको पता चला कि लवण प्रसाद जी या व्याघ्रदेव ये तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं अपने साथ दो पौत्र को लेके, और सतना के, अब ये सतना के माड़फा के किले में रुके हैं। अब सतना किसके क्षेत्र में है, ये लोधी के। ठीक, तो इनको ये लगा कि इनसे कुछ मदद चलो मांगते हैं। ठीक, तो ये मदद के लिए
एक अर्जी भेजती हैं, फिर ये खुद भी आते हैं, ठीक। तो मदद के लिए जब व्याघ्रदेव के पास जाते हैं, तो व्याघ्रदेव तो ये बोलते हैं कि देखो, हम तो अभी तीर्थ के लिए निकले हैं, तो हम तो ये युद्ध कर नहीं सकते, आप हमारे पौत्र को ले जाइए, ठीक। तो पौत्र को ले जाइए, यही युद्ध वगैरह आपको जिता देंगे और आपको अपना क्षेत्र वापस दिला देंगे, ठीक। तो ये बीसल देव और बीमल देव निकल पड़ते हैं साथ में, ठीक। अब ये आक्रमण करते हैं गहोरा के ऊपर, ठीक। ये ध्यान रखना, गहोरा पूछा जाता है, ठीक। गहोरा कहाँ है ये पूछा जाता है, या किसकी राजधानी है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो गहोरा कहाँ, सतना क्षेत्र में, ठीक। तो ये करते हैं भरोसे जिताने के लिए, ठीक। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि ये उनसे पहली बार जाके क्या करते हैं, हार जाते हैं। पहली बार ये जाते हैं तो हार जाते हैं, ठीक। तो अब इनको लगा कि ऐसे तो अपन जीतेंगे नहीं, तो ये क्या करते हैं कि अपने युद्ध में ये इधर ये लोधी के दीवान कौन थे दोस्तों, लोधी के दीवान तिवारी। तिवारी इनको हम क्या बोलते थे, अधरजिया तिवारी, इनको मतलब टाइटल दिया गया था, ठीक। अधरजिया तिवारी, ये अधरजिया अभी क्लियर होगा कि ये क्यों बोलते थे, अधरजिया तिवारी ये क्यों बोला जाता था, ठीक। तो इस तरह से ये क्या होता है दोस्तों कि ये अब दोबारा बीसल देव भीमल देव जब हार जाते थे पहली बार, तो ये दोबारा क्या करते हैं, दीवान को साथ में लेके जाते हैं, ठीक। दीवान को, तिवारी को साथ में लेके जाते हैं, और ये दूसरी बार जब आक्रमण करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, ये जीत जाते हैं, ठीक। ये जीत जाते हैं। अब वो क्षेत्र इनके पास आ गया, बीसल देव और भीमल देव के पास, जो क्षेत्र उन्होंने कब्जा करके रखा था, ठीक। तो यहाँ पे कुछ इसका हमने डिटेल लिखा है, तो इसको देख लेते हैं, ठीक। तो लावण्य प्रसाद प्रयागराज में क्या करते हैं, आप देखो तीर्थ में निकले थे, ठीक। तो जैसे प्रयागराज पहुँचे, तो प्रयागराज में उन्होंने क्या किया, समाधि ले ली, ठीक। अब प्रयागराज में सब समाधि ले ली, तो प्रधानमंत्री का पद खाली हो गया, ठीक। तो प्रधानमंत्री का जैसे पद खाली हो गया, तो बीसल देव बड़े थे, तो बीसल देव क्या करते हैं दोस्तों, चले जाते हैं, वहाँ की प्रधानमंत्री का पद संभाल लेते हैं, ठीक। और व्याघ्रपल्ली यहाँ गुजरात में और गहोरा में भीमल देव बघेल वंश की स्थापना करेंगे, ठीक। तो क्या होता है दोस्तों कि ये भीमल देव बचते हैं, तो भीमल देव अब जैसे जो जो क्षेत्र जीते थे उन्होंने, ठीक। तो वो वहीं पे ये क्या करते हैं, बघेल डायनेस्टी की स्थापना कर देते हैं, ठीक। युद्ध में सहायता के बदले, अब देखिए दीवान से इन्होंने युद्ध में मदद ली थी, ठीक। तो युद्ध में सहायता के बदले दीवान को आधा क्षेत्र देने का मतलब था कि हम आधा क्षेत्र देंगे, ठीक। लेकिन उन्होंने आधा क्षेत्र ना मांग के उन्होंने दीवान की जो पद है उसको स्थायी माना, मतलब मांगा। दीवान ने क्या कहा कि हमें आधा क्षेत्र ना देके हमें स्थायी दीवान का पद ही दे दीजिए। स्थायी मतलब कि हमें हमारे आने वाले वंशज ये सब दीवान का ही काम करें आपके क्षेत्र में, ठीक। तो इससे क्या है, ये इन्होंने काफ़ी अच्छे आपका अपना मतलब फ़ायदा देखा। क्यों? क्योंकि अगर ये क्षेत्र ले लेते और उसका राजा होते, तो कभी न कभी कोई आक्रमण करके वो क्षेत्र जीत लेता, फिर इनके पास कुछ नहीं होता। तो इन्होंने दीवान मांग के क्या किया कि हमेशा हम दीवान ही रहेंगे, चाहे राजा कोई भी आए, ठीक। तो इस तरह से इन्होंने आधा क्षेत्र ना मांग के दीवान की पद अ, ये स्थायी मांगा, ठीक। तो इसीलिए इनको अधरजिया तिवारी बोलते हैं, मतलब आधे में ही ये क्षेत्र को नहीं माना, अधरजिया, ठीक। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक। चले अब यहाँ से उसकी बघेल डायनेस्टी की जो कहानी शुरू होती है, अभी तो हम इसका ओरिजिन देख रहे थे, ठीक। तो ये भीमल देव को हम क्या मानते हैं दोस्तों, फाउंडर ऑफ बघेल डायनेस्टी इन एमपी, ठीक। और कैपिटल किसको बनाया, गहोरा को, क्यों, क्योंकि गहोरा उन्होंने जीते थे, ठीक। तो ये बघेल डायनेस्टी की स्थापना कर देते हैं, ठीक। इतना ही कहानी इनके बारे में मिलती है। अब आगे आते हैं दोस्तों रानिंग देव या अनिक देव भी इनको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। रानिंग देव और अनिक देव ये दोनों नेम आएगा तो कंफ्यूज मत होना, ठीक। अब गहोरा को भारों की अधीनता से मुक्त कराए, ठीक। तो ये तो करे, ये भी कराए थे, और वो भी जो थोड़ा बचे कुचे थे उनको भी मुक्त कराया, ठीक। अब दरबारी इनके कवि थे, कौन, माधव उरुब,
तो माधव उरब जो है दोस्तों, ये क्या लिखते हैं, वीर भानु उदय काव्यम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। ये वीर भानु उदय काव्यम किसके द्वारा लिखा, पहली बात तो माधव उरब द्वारा, ठीक। और माधव उरब किसके शासनकाल में थे, रानिंग देव या अनीक देव, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अब इसी में मेंशन है रानिंग देव प्रथम शासक बघेल वंश का। तो दोस्तों फाउंडर की उनको जानकारी तो मिलती है, लेकिन वीर भानु उदय काव्यम में एक जानकारी ये भी मिलती है कि रानिंग देव प्रथम शासक बघेल वंश का था, ठीक। हो सकता है उन्होंने सिर्फ स्थापना करी, फिर ये शासन में पहली बार ये शासन करे, ठीक। तो ये वीर भानु उदय काव्य में ये ध्यान रखना, ये जानकारी मिलती है, ठीक। अब अगले जो राजा आते हैं बुल्लार देव, ठीक। तो बुल्लार देव दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के सामंत थे, ठीक। अब फिरोज शाह तुगलक के सामंत थे ये, तो सोर्स इसकी कहाँ से मिलती है, ये जानकारी कहाँ से मिलती है थी, तो शम्स ए सिराज में मिलती है बुक। शम्स ए सिराज के द्वारा लिखी हुई बुक ये किस में मिलती है दोस्तों, तारीख ए फिरोज शाही। तो ये तारीख ए फिरोज शाही में ये जानकारी मिलती है, क्या मिलती है दोस्तों, कि ये पुल्लार देव फिरोज शाह तुगलक के सामंत थे, ठीक। ओके दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं। तो इनको अफीफ भी बोलते थे, ठीक है, ये शम्स ए सिराज को अफीफ भी बोलते थे, ठीक है दोस्तों। और जियाउद्दीन बरनी भी, तो ये कुछ इनके नाम रहे हैं, तो इससे नाम से कंफ्यूज मत होना, तो ये नाम इनके ही रहे, ठीक। अब इन्होंने एक टाइटल अचीव किया, क्या, महाराजा धीराज का, ठीक। तो ये महाराजा धीराज का क्या करते हैं दोस्तों, ये एक टाइटल जो उपाधि है, ये उपाधि इनको मिलती है, ठीक। चलिए अब इनके सन आते हैं। सन कौन, सिंहदेव। तो सिंहदेव क्या होते हैं, ये राजपाट से इनको कोई मतलब नहीं था, तो ये सन्यासी बन जाते हैं, ठीक। तो इनको कोई मतलब था नहीं, तो सन्यासी धारण कर लिए, ठीक। अब आते हैं बीरम देव। तो बीरम देव के बारे में थोड़ा बहुत जो जानकारी अगर है दोस्तों तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक। तो बीरम देव के बारे में क्या है दोस्तों, कि पहली बात तो ये कुछ बुक्स भी लिखते हैं, ठीक। तारीख है मोहम्मदी, ये क्या लिखते हैं, कौन सी बुक दोस्तों, तारीख है मोहम्मदी, ठीक। अब ये इनको दोस्तों क्या बोला जाता है, नीरम ऑफ द एरा। ध्यान रखना क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि नीरम ऑफ द एरा किस बघेल शासक को बोला जाता है, तो ये क्या होगा, बीरम देव, ठीक। अब कुछ इनके मिलिट्री कैंपेन थे, ठीक। तो मिलिट्री कैंपेन क्या क्या थे, दिल्ली सल्तनत, बांधवगढ़ और अमरकंटक, ये 3 इनके मिलिट्री कैंपेन भी इन्होंने किया, ठीक। चले तो आगे देखते हैं इनके मिलिट्री कैंपेन को। तो ये सेहुड़ा सतना आप जानते होंगे, ये सेहुड़ा जो सतना में ही, गहोरा भी सतना में, ठीक। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। ये इब्राहिम शाह सरिक जौनपुर के राजा थे, ठीक। उनसे क्या है, बहुत अच्छे संबंध थे, किसके दोस्तों, बीरम देव के, ठीक। इतना ही क्लियर आपको जानकारी यहाँ पे मिलेगी, ठीक। और इनके जो ये कैंपेन थे, तो कैंपेन के बारे में कुछ नहीं मिलता, बस ये इतने कैंपेन किए, बस इतनी सी जानकारी इनके बारे में मिलती है, क्या हुआ, इन्होंने जीते कि हारे कि क्या, ये सब नहीं मिलता, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। वीर सिंह देव आ जाते हैं। तो वीर सिंह देव के बारे में देखते हैं। संग्राम शाह को आश्रय दिए थे, सबसे पहली बात थे। वीर सिंह देव जो आपने वीर सिंह देव बघेल, ये आपको उस टाइम पे आपको जो डायनेस्टी थी, जैसे संग्राम शाह, आमरदास को उन्होंने, जो अर्जुन पाल उनके पिता, घर से निकाल दिए थे। तो वो आमरदास किसके पास आके, वीर सिंह देव बघेल के पास आके रुके थे। और अमरदास जो अमरदास को ही किसने उपाधि दी थी, ये बहादुर शाह ने, ठीक। तो ये उपाधि पाए थे किसकी, संग्राम शाह की, अमरदास भी इनका नाम है, ठीक। तो संग्राम शाह को इन्होंने क्या किया था दोस्तों, आश्रय दिया था, ठीक। इनके यहाँ वो आके रुके थे, ठीक। अब कबीर पंथी थे, कबीर से जो ये इन्फ्लुएंस थे, ठीक।
खानवा का युद्ध किए। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। क्या? खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध वीर सिंह देव बघेल के द्वारा खानवा के युद्ध 1527 में बाबर और राणा सागा के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो बाबर और राणा सागा के बीच में युद्ध होता है। बाबर के साथ ये मित्र थे, मतलब बाबर इनके तरफ से लड़ा था, बाबर के साथ इनकी मित्रता थी। ठीक, और ये बाबर ने ये मेंशन कहाँ है, ये बुक लिखी थी तुजु के बाबरी। ठीक, ये टर्किश लैंग्वेज में वर्णन वीर सिंह देव, तो वीर सिंह देव के बारे में वर्णन है तुजु के बाबरी में टर्किश लैंग्वेज में। ठीक, इनके दरबार में विद्वान कौन थे? रामचंद्र भट्ट, जिन्होंने बुक लिखी थी राधा चरित्र। ठीक, ध्यान रखना, राधा चरित्र बुक किसके द्वारा? रामचंद्र भट्ट के द्वारा लिखा गया था। और रामचंद्र भट्ट किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? वीर सिंह देव बघेल। ठीक, इनके विद्वान कवि थे। ठीक, चलिए आगे किसकी कहानी आती है दोस्तों? अब यहाँ पे वीर भानु आ जाते हैं। तो वीर भानु के बारे में कुछ यहाँ पे जानकारी मिलती है दोस्तों। ठीक, तो वीर भानु हुमायूं को आश्रय दिए, सबसे पहली बात। ठीक, हुमायूं को आश्रय दिए, तो इससे क्या हो, तो शेर शाह सूरी नाराज हो जाते हैं। ठीक, और वो शेर शाह सूरी किसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं? वीर भानु के ऊपर। ठीक, तो वीर भानु क्या करते हैं? कलिंजर के राजा कीरत सिंह चंदेल के यहाँ वो शरण लेते हैं। ठीक, ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ शरण लेते हैं? कीरत सिंह चंदेल के यहाँ। ठीक, अब माधव उर्फ वीर भानु उदय काव्यम, ये तो हमने देख लिया था पिछले भी, ये इन्होंने जो लिखी थी बुक। ठीक, वीर भानु उदय काव्यम में ये मेंशन मिलता है। ठीक, अब 1545 में शेर शाह सूरी कलिंजर को घेर लेता है। ठीक, अब क्यों? क्योंकि शरण कहाँ लिए थे? कलिंजर के राजा कीरत सिंह चंदेल के यहाँ। तो वो क्या करता है? शेर शाह सूरी घेर लेता है कलिंजर को। ठीक, अब आग का गोला शेर शाह सूरी से टकराया और मर गया। मतलब क्या होता है कि शेर शाह सूरी यहाँ पे जीतने ही वाला था। तो किस्मत देखो दोस्तों, क्या होता है कि इसकी खुद की बार मशीन थी जिसका नाम था उक्का। बार मशीन मतलब ऐसी मशीन जो आग के छोटे छोटे गोले ऐसे खूब दूर तक फेंकते थे। ठीक, तो ये बार मशीन जो उक्का था, ये शेर शाह सूरी का, ये उधर जाके किसी चीज़ में टकराया और वो टकरा के वापस आके शेर शाह सूरी को ही लग गया। तो वहीं पे शेर शाह सूरी क्या हुआ दोस्तों? मर गया। ठीक, तो ये इसकी कहानी यहीं से शेर शाह सूरी की भी समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों ये हुआ क्या था कि शेर शाह सूरी और हुमायूं का युद्ध चल रहा था। ठीक, कौन सा? चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध। ठीक, 1539 और 1540 में। तो ये हुमायूं जब हार गया था तभी ये शरण लेने कहाँ? वीर भानु के पास आया था। ठीक, तो इसीलिए ये शेर शाह सूरी पीछा करते हुए ये युद्ध करने आया था। तो वीर भानु के ऊपर भी आक्रमण कर दिया था। ठीक, तो वीर भानु यहाँ जाके कीरत सिंह चंदेल के यहाँ शरण लिए, तो इनके ऊपर भी उन्होंने अटैक कर दिया। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों ये हमने यहाँ तक कहानी देख ली है। तो अब रामचंद्र जो बघेल है दोस्तों, इसकी कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो डाउट जो भी होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में उन सब वीडियो को भी देख लीजिएगा दोस्तों, जो भी लेक्चर डाले हैं। और इसके साथ साथ प्रीलिम्स की भी यूनिट स्टार्ट हो चुके हैं। प्रीलिम्स की यूनिट के भी कुछ लेक्चर डाले हैं ई गवर्नेंस के। और कोई और भी टॉपिक चाहिए जो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको कोई भी नोट्स किसी का भी जो कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इससे पूरा कवर कर सकते हैं। प्रीलिम्स मेन सभी क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक, फिर हम आप चाहेंगे तो लास्ट में टेस्ट का भी प्रैक्टिस में भी तैयार करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। और इसके साथ साथ आप क्या करें दोस्तों? रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।